हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे बच्चों। आज जरूरी जानकारी में विषय है प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद को हर पढ़े लिखे व्यक्ति या फिर जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी जानते हैं, क्योंकि नहीं पढ़े लिखे लोगों के लिए भी उन्होंने दो बैलों की कथा, पंच परमेश्वर जैसे कहानियां इतने सुंदर लिखे हैं। अगर प्रेमचंद की बात की जाए तो इनके बिना साहित्य अपूर्ण था। मुझे नहीं लगता कि अगर ये दुनिया में नहीं आते तो साहित्य पूर्ण हो पाता, लिटरेचर पूर्ण हो पाता, पत्रिकाओं और अखबारों को वो इज्जत मिल पाता। वो अलग बात है कि आज के दौर में लोग प्रेमचंद की कहानियों से मुंह मोड़ते नजर आते हैं, क्योंकि इनकी कहानी उस दौर की है जिस दौर में गरीबी, अपमान, सामंतवादी, जमींदारी प्रथा, छुआछूत, जातिवाद ये सारा कुछ भरा हुआ था। और आज के दौर में वो सब की कमी है। और सबसे बड़ी बात कि इनके कहानियों में 1 आना, 4 आना, 8 आना, 16 आना, 2 रुपए इतने तक के मुद्राओं का वर्णन है। आज के युवा और लोग जो है पढ़े लिखे, वो 2 आना 4 आना का क्या वैल्यू था वो समझ ही नहीं पाते। और दरअसल में उस टाइम 1 आना 4 आना का बहुत ज़्यादा वैल्यू हुआ करता था। 4 आने में तो 2 किलो घी आ जाता था, वो जमाना था। शायद यही वजह है कि आज के लोग मुंशी प्रेमचंद की कहानियों को शायद कम पढ़ते हैं। मैंने भी 1200 किताबें पढ़ी है। उनमें से मुंशी प्रेमचंद की किताबों को पढ़ने के बाद, उनको इस दुनिया में, साहित्यिक दुनिया में आने के बाद जितने भी लेखक हुए हैं, सारे लेखकों को जब मैंने पढ़ा तो मैंने देखा कि प्रेमचंद का छाप हर एक लेखक के रचना में मिलती हैं। प्रेमचंद के बाद जितने भी लेखक आए हैं, सब कहीं ना कहीं प्रेमचंद के अलंकार, उनके उदाहरण, उनके लिखने की शैली को कहीं ना कहीं हल्की फुल्की जरूर कॉपी करते नजर आते हैं। और यही मैंने पढ़ा। तो आज मैंने जो आप लोगों के लिए सारी जानकारी इकट्ठा किया है प्रेमचंद के बारे में, तो आइए थोड़ा इनकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले इनका जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। 31 जुलाई 1880 को बनारस में लम्ही गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को 56 वर्ष की आयु में हुआ। 8 अक्टूबर 1936 को 56 वर्ष के आयु में इनकी मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु इनको टीबी के बीमारी के कारण हो गया, और टीबी का उस समय में इलाज नहीं था। हम आपको बता दें, मुंशी प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, और इनके पिताजी का नाम अजायब राय था, जो एक डाकघर में मुंशी थे। और माता इनकी आनंदी देवी थी। और माता इनकी सिर्फ प्रेमचंद जब 7 साल के थे तभी उनकी मृत्यु हो गई। और पिता जब 16 साल के ये हुए तब पिता की भी मृत्यु हो गई। 15 साल में इनकी पहली शादी हो गई थी। 15 साल की उम्र में शादी तो हुई, लेकिन वो अनमेल विवाह था और उनसे, पत्नी से इनकी नहीं बनती थी और प्रेम प्रसंग नहीं था। और पत्नी जो थी वो थोड़ा सा कहीं एबनॉर्मल थी, असामान्य थी। यही वजह है कि दोनों की नहीं बनी। फिर इन्होंने 1906 ईस्वी में 1906 में आकर इन्होंने शिवरानी देवी से विवाह किया। पहले पत्नी का नाम भी कहीं नहीं मिलता है वर्णन। दूसरी पत्नी शिवरानी देवी। कहा जाता है कि प्रेमचंद की जितनी भी कृति है, जितनी भी रचनाएं हैं, वो शिवरानी देवी के विचार पर निर्भर है। शिवरानी देवी इन्हें एक विचार, एक सोच दिया करती थी, और उन्हीं के कहने पर ये इतने अच्छे अच्छे कृतियों को लिख पाए। शिवरानी देवी इनके अंतिम समय तक इनके साथ रही
और शिवरानी देवी को पूरी दुनिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेडी माना गया है, क्योंकि इन्होंने प्रेमचंद जैसे लेखक को बनाया, जन्म दिया, उनको विचार दिया और उन्हीं के विचार पर में प्रेमचंद इतने बड़े लेखक हुए। 1919 से लेकर 1936 के युग को मुंशी प्रेमचंद का युग कहा जाता है, क्योंकि इनके रचनाओं के अलावा दुनिया में कहीं कुछ पढ़ी ही नहीं जाती थी। ये सभी बातों पर इन्होंने रचना अपना लिखा है। इन्होंने जो रचना लिखा है वो है दहेज, अनमेल विवाह, पराधीनता, लगान, छुआछूत, जाति भेद, विधवा विवाह इत्यादि समस्याओं पर इन्होंने लिखा है। इनके जो मुख्य रचना है वो है सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी और दो बैलों की कथा। आप आज अगर आप किसी बुजुर्ग के पास बैठ जाइए जो साहित्य को जानते हैं, तो अगर आप उनके पास 20 मिनट बैठेंगे किसी बुजुर्ग के पास जो साहित्य से प्रेम करते हैं, तो 20 मिनट की बातचीत में 7 बार प्रेमचंद का नाम वो जरूर लेंगे। और मैंने कई बुजुर्गों के पास बैठकर ये देखा है जिनके पास लिटरेटिव साहित्यिक नॉलेज है, वो बिना प्रेमचंद के तो कोई बात ही नहीं करते हैं। वो इतने अच्छे थे प्रेमचंद, इतनी अच्छी। आप उनकी कोई भी किताब उठाओ, कफन उठाओ, गबन उठाओ, आप देखोगे इन्होंने जो अलंकार, उदाहरण, उपमा, उपमेय ये सब जो यूज किए हैं, वो आपको ये लगेगा नहीं कि ये व्याकरण की सबसे कठोरतम चीज है। इतनी सिंपल ढंग से इन्होंने रखा है कि पूछो मत। एक लाइन याद आती है मुझे जब ये कहते हैं कि सुंदरता और स्त्री, मतलब सुंदर और यौवन, यानी कि स्त्री जब यौवन हो तो सुंदरता और यौवन में माचिस और तीली का संबंध होता है और चोली और दामन का संबंध होता है। मतलब इतने अच्छे से कि आप कोई भी व्यक्ति उसका आसानी से मतलब समझ जाए। आपको ना तो इनकी रचना महाकाव्य लगेगा और ना ही अधूरा लगेगा। ये ऐसा लगेगा जैसे आप एक ही सांस में इनकी पूरी स्टोरी पढ़ लोगे। निर्मला को देख लो, सेवा सदन को देख लो, प्रेमाश्रम को देख लो, सबसे अंत में इन्होंने मंगलसूत्र लिखा था, उसे पढ़कर देख लो आप, क्या तरीका है इनके लिखने का। इन्होंने कई सारे पत्रिका में भी काम किया था, जैसे जमाना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चांद और सुधा। इन्होंने सरस्वती प्रेस को बाद में खरीद भी लिया था, जिसे घाटे में होने के कारण ये कर्ज में डूब गए। इसके अलावा इन्होंने अपना संपादन भी शुरू किया था, हंस और क्या कहते हैं, जमाना, ये दो जो है इन्होंने खुद ही शुरू किया था, लेकिन बाद में वो कर्ज में डूब गए। और जागरण हंस इन्होंने शुरू किया था, सॉरी जमाना नहीं, जमाना दूसरे का था जिसमें इन्होंने काम किया था। तो जागरण हंस में भी इन्हें कर्जे में डूबना पड़ा। कर्जे में डूबने के कारण ये मुंबई चले गए कर्जा उतारने के लिए, और वहाँ पर विभिन्न तरह के प्रेस में नौकरी के रूप में इन्होंने काम किया और लेखन का, जिससे कि मेरा कर्जा खत्म हो। इसके अलावा इनको टीचर, सरकारी नौकरी में टीचर की नौकरी भी मिली थी, लेकिन टीचर की नौकरी करते हुए उन्होंने जब देखा कि उनके सीनियर प्रधानाध्यापक ये सब उन्हें डांटते हैं या लेट आने के कारण या कुछ भी के कारण, वो सहन नहीं कर सकते थे। उन्होंने वो नौकरी छोड़कर गांव में 4 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर जीने लगे। 15 साल की उम्र में इनकी शादी हुई। ये नाखुश थे। 16 साल की उम्र में इनके पिता की मृत्यु हो गई। अपने पिता के लिए लिखते हैं ये कि मेरे पिताजी समय के अंतिम दिनों में मेरे लिए बहुत ही गलत फैसला ले लिए और एक तरह से मेरा विधवा विवाह यानी कि बाल विवाह कर दिया गया, जिससे मैं जीवन भर खुश नहीं रहा और मुझे दूसरी शादी करनी पड़ गई। इसके अलावा आप देखोगे कि इनकी 3 संतानें हुई हैं। 3 संतानों में श्रीपत राय, अमृत राय और बेटी कमला देवी भी हुआ।
1919 में प्रेमचंद को सरकारी नौकरी मिली, इंस्पेक्टर के पद पर इनको नौकरी मिली थी। लेकिन इन्होंने वो नौकरी भी, महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन शुरू किया तो उस टाइम में महात्मा गांधी ने लोगों से आह्वान किया कि तुम सरकारी नौकरी छोड़ो, और सरकारी नौकरी को इन्होंने भी छोड़ दिया। यानी कि 1921 में इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। 1919 में इनको नौकरी मिली थी, सरकारी नौकरी। इसके बाद जब हमें आज़ादी मिली तो सरकार ने इनको डाक टिकट पर स्थान दिया, और ऐसे लेखक को तो स्थान मिलना ही चाहिए। इसके अलावा आप अगर देखोगे तो गोदान, इनके जो कुछ रचनाएं हैं, 4-5 रचनाओं में से मैं 2-2 लाइन बताऊंगा, और आप लोग पढ़कर देखो। और ध्यान रखना, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी साहित्यिक रचना तब तक अपूर्ण है जब तक कि आप प्रेमचंद को नहीं पढ़ लेते। इसलिए सारे बच्चों से अनुरोध है, प्रार्थना है कि आप अपने जीवन में जरूर प्रेमचंद की रचनाओं को पढ़ें। उसमें जो 1 आना, 2 आना, 6 आना का वर्णन होगा तो आप उस 6 आने को समझ जाना कि 6 लाख के रुपए के बराबर। ये बात समझकर आप उनको पढ़ना, हर के दर्द को समझना। अब गोदान में ही देखो, हरिया और धनिया की कहानी है, जिसे कैसे जमींदार ठग लेते हैं और बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल देते हैं। उसके बाद कफन है। कफन में घीसू और माधव हैं, जो सामंतवादी प्रथा और बड़ी जात, छोटी जात और छुआछूत से लड़ते हुए आपको प्रतीत होंगे। पूस की रात है, जहां पर में हल्कू और उसकी पत्नी मुन्नी की कहानी है कि किस तरीके से वो ठंड से बचने के लिए वो कर्जा लेते हैं और या फिर अपने घर का सामान बेचते हैं। पहले से भी कर्ज में डूबे होते हैं वो। उसके बाद आएगा आपको निर्मला। निर्मला आपके दिल को झकझोर देगा। एक 15 साल की लड़की की शादी 65 साल के लड़के से होती है, व्यक्ति से होता है, तोताराम जी से। और यहाँ पर 15 साल की लड़की का जमाई भी 30 साल का है, बेटा भी 28 साल का है, और किस तरीके से वो मतलब अपना जीवन जीती है। तोताराम की मृत्यु भी हो जाती है, उसके बाद भी वो शादी नहीं करती है, और किस तरीके से अपने से दुगने तिगने उम्र के जमाई, बेटा, इन सब को संभालती है। ये मेरे दिल को भी झकझोरा था। आप लोग भी पढ़ना, गजब की कहानी है। गबन। गबन में आपको रामनाथ और जल्पा की कहानी है, जहां पर रामनाथ जल्पा अपनी पत्नी को एक चंद्रहार यानी कि गले की हार देना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। वो कर्ज लेकर हार तो दे देते हैं, लेकिन कर्ज ना चुकाने के कारण उनको अपने ही ऑफिस में गबन करना पड़ता है, यानी कि पैसों की वो चोरी करते हैं और उसमें वो फंस जाते हैं। ये सारी बातें आपको हमने प्रेमचंद के बारे में जानकारी ला कर दिया। प्रेमचंद के बिना आप अधूरे हो, आपकी किताबें अधूरी है, ये दुनिया अधूरी है। दुनिया का एक एक लेखक अधूरा है। दुनिया का कोई भी लेखक नहीं है, चाहे देश का हो या विदेश का हो, जो प्रेमचंद को पढ़े बिना अपनी कृतियों में, अपनी रचनाओं में वो जान ला पाए। आज की रचनाओं में अगर कोई लेखक जान फूंक पाता है तो कहीं न कहीं वो प्रेमचंद को पढ़कर आते हैं, फिर ही वो उनमें अपनी जान फूंक पाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी आप लोग अभी छोटे बच्चे हो, पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ा टाइम निकाल करके ज़रूर आप लोग निर्मला, गबन या कफन जैसी कृतियों को पढ़ना। आप लोगों की हिंदी किताब में 2 बैलों की कथा, पूस की रात, प्रेमचंद के फटे जूते, ये सब तो कहानी लगाई गई है, सारांश के रूप में आप पढ़ ही लिए होंगे। लेकिन इनका जो नॉवल है गबन, कफन, ये सब जरूर पढ़ना। इनके अंतिम दिनों में यानी कि 1936 में जब मृत्यु हुई तब तक ये लिख रहे थे, और इनकी अंतिम रचना पूर्ण रचना थी। इनकी अंतिम रचना जो है वो पूर्ण रचना थी। इनके अंतिम रचना में कफन और मंगलसूत्र ये सब इनके अंतिम थे, और इनके मृत्यु होने के बाद ये और बहुत ज़्यादा फेमस हुए, और कफन की बिक्री रिकॉर्ड तोड़ हुई थी। और जितने भी उनके उपन्यास थे, सबके सब नॉवेल और उपन्यास की जोरदार बिक्री हुई, और बेटे सब तो
रातों रात करोड़ अरबपति बन गए। और इस तरीके से इस महान विभूति को हम लोग याद किए। आप लोग भी याद करना। देखना, अगर बच्चों आप लोग एक निबंध ही लिखोगे, आर्टिकल लिखोगे, तो अगर प्रेमचंद को आपने पढ़ रखा है ना, तो आप देखोगे निबंध, लेटर, डायरी एंट्री, इन सब चीज़ों में जैसे आप जान सा फूंक दोगे और पूरे के पूरे बट्टे के बट्टे नंबर आपको मिलेंगे। तो ये थी आपकी प्रेमचंद की जानकारी। आपको प्रेमचंद की जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताना, और अच्छा लगे तो बच्चों ज़रूर मेरे चैनल को और मेरे प्यारे मित्रों सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।